गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में अपनी यूनिट चल रही थी, यूनिट थर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसह संयोजक यौगिक। इसके अंदर हमने कल की क्लास में पढ़ी थी वीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत, जो कि उपसह संयोजक यौगिकों के लिए दिया गया था। किसके द्वारा? पोलिंग के द्वारा। और पोलिंग ने अपनी वीबीटी वाले सिद्धांत के अंदर, संयोजकता बंध सिद्धांत के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की व्याख्या करने के लिए जो 4-5 पोस्टुलेट दिए थे, अभिगृहित दिए थे, वो हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे। उसके बाद इसमें क्या आता है वीबीटी में, वो देखो। इसमें एक बात आती है वीबीटी में, क्या आता है कि जो 4-5 पोस्टुलेट लिखे थे उसके अनुसार क्या था कि संकुल यौगिक बनते समय लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है और केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यानी लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो देने वाले पे चार्ज पॉजिटिव और लेने वाले पे चार्ज नेगेटिव, ऐसा होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में इसके अंदर ये आता है कि जब संकुल यौगिक बनते हैं तो बहुत सारे लिगेंड जुड़ते हैं, 2 से लेकर के 12 तक के लिगेंड जुड़ जाते हैं। और हम उसमें से मुख्य रूप से 4 और 6 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स ही पढ़ते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, वही ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो जब धातु लिगेंड संकुल बनते हैं या उपसह संयोजक यौगिक बनते हैं तो 4 या 6 लिगेंड जुड़ेंगे। मान लीजिए 6 लिगेंड जुड़ गए, 6 लिगेंड जुड़ेंगे तो वो 6 के 6 लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को क्या देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इसके ऊपर +6 चार्ज है और लेने वाला धातु है उसके पास कितना चार्ज आ गया, -6 चार्ज आ गया। अब केंद्रीय धातु परमाणु की विशेषता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। जहां भी हम मेटल्स टॉपिक पढ़ते हैं, धातु वाला टॉपिक पढ़ते हैं, वहां पे हम क्या लेते हैं कि धातुओं की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। और धातुओं को मुख्य रूप से इसी नाम से जाना जाता है कि ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर धातुएं क्या करती हैं, लिगेंड से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन लेती हैं। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। जबकि धातुओं के ऊपर इसकी विशेषता में ये मानते हैं कि या तो ये शून्य चार्ज होता है इनके ऊपर, या फिर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यदि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसका मतलब वो कंपाउंड से क्या है, अनस्टेबल है। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन रहा है, तो लिगेंड जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु को, तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव में आ रहा है। इतना अधिक नेगेटिव में 1 हो, नेगेटिव में 2 हो तो चल जाए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में चार्ज कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इतना अधिक चार्ज आना, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, अस्थायी होगा। लेकिन फिर भी ये कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू वीबीटी। तो ऐसा होना चाहिए कि धातु के ऊपर इतना अधिक ऋणावेश आ गया तो इसका मतलब ये संकुल का स्थायित्व क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन फिर भी ये संकुल स्थायी होते हैं, तो इनके स्थायित्व की जो व्याख्या है वो वीबीटी के अनुसार किस प्रकार से की गई है वो हम यहाँ से पे पढ़ेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी को समझाने के लिए वीबीटी के अनुसार पोलिंग ने वीबीटी दी थी, और पोलिंग ने ही वीबीटी के अनुसार इन संकुल यौगिकों के स्थायित्व को समझाने के लिए 2 सिद्धांत या 2 नियम है वो दिए थे। वो दोनों नियम है वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। दोनों नियम यहाँ पे पढ़ने, तो सबसे पहले हम इतना यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वीबीटी के अनुसार, लिखें आप कि वीबीटी के अनुसार संकुल यौगिक बनते समय केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगेंड के द्वारा उपसह संयोजक बंध से इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण करते हैं। जब केंद्रीय धातु परमाणु इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो इसके ऊपर क्या आता है, ऋणावेश आ जाता है, और लिगेंड पर आंशिक धनावेश है वो आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु पर इतने अधिक ऋणावेश आ जाने के कारण से यह संकुल यौगिकों के स्थायित्व को घटा देता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि इतना अधिक ऋणावेश धातु के ऊपर आना इसके इन
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के या संकुल यौगिकों के स्थायित्व को कम कर देता है, जबकि संकुल यौगिक है वो अत्यधिक स्थायी होते हैं। अतः संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए वीबीटी के अनुसार पोलिंग ने निम्न 2 नियम या 2 सिद्धांत दिए हैं। वीबीटी के अनुसार संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए पोलिंग ने निम्न 2 नियम या 2 सिद्धांत दिए हैं। ठीक है के बाद में आप डैश लगाना। आज का टॉपिक है अपना स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू वीबीटी। उसमें ये जो 3-4 लाइनें मैंने बोली हैं, ये लिखने के बाद में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखा था ना हमने कि पोलिंग ने निम्न 2 सिद्धांत या 2 नियम दिए हैं। उसमें फर्स्ट नियम रहेगा आपकी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी थ्योरी। फर्स्ट क्या रहेगा, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी थ्योरी। हिंदी में बोलेंगे इसको विद्युत उदासीनता का सिद्धांत। हिंदी में बोला जाएगा विद्युत उदासीनता का सिद्धांत। और सेकंड जो थ्योरी दी गई थी वो थी आपकी बैक बॉन्डिंग थ्योरी। सेकंड थ्योरी का नाम रहेगा, जो 2 सिद्धांत पोलिंग ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दिए थे, उसमें फर्स्ट रहेगा इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी थ्योरी यानी विद्युत उदासीनता का सिद्धांत। सेकंड रहेगा बैक बॉन्डिंग थ्योरी, हिंदी में बोलेंगे इसको पश्च बंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये 2 नियम हैं जो कि पोलिंग ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को बताने के लिए दिए थे। अब इन दोनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी थ्योरी और सेकंड में पढ़ेंगे हम इसमें बैक बॉन्डिंग थ्योरी। ठीक है, तो 1 नंबर पे वापस हेडिंग लिखें इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी थ्योरी। तो ये सिद्धांत भी पोलिंग के द्वारा दिया गया था और बैक बॉन्डिंग वाली थ्योरी है वो भी पोलिंग ने ही दी थी। तो फर्स्ट रहेगी इसमें इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी थ्योरी, हिंदी में कहेंगे विद्युत उदासीनता का सिद्धांत। देखो इसके अंदर इस सिद्धांत के द्वारा पोलिंग ने कैसे की थी स्टेबिलिटी की व्याख्या। तो इसमें देखें आप, इस सिद्धांत के अनुसार, या फिर आप एग्जाम्पल से समझो इसको। एग्जाम्पल्स में आएगा जैसे आपका है FeH2O6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपके FeH2O6। नाम रहेगा इसका हेक्सा एक्वा आयरन। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज है आपके +3 चार्ज। ठीक है, तो इसका नाम क्या रहेगा आपके हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड हो जाएगा ये। अब इसके अंदर देखो आप 6 H2O लिगेंड है। 6 H2O लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु आयरन के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं। 6 बना रहे हैं तो 6 के ऊपर प्रत्येक H2O पे एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले पे आता है धनावेश। और ये अकेला आयरन ही है जो कि 6 के 6 H2O से इलेक्ट्रॉन ले रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा -6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने वाले पे क्या आता है माइनस चार्ज आता है। ये 6 लिगेंड से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर चार्ज आएगा -6। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से क्या थी, +3 थी। तो इसके ऊपर जब इसने 6 H2O से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा, तो इसके ऊपर जो -6 चार्ज आया है उसमें से -3 चार्ज है वो तो बैलेंस हो गया केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर +3 से, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु पे +3 चार्ज है तो -6 में से -3 इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब -6 में से अपना कितना बच गया -3। अब ये भी ज़्यादा ही है क्योंकि धातुओं के ऊपर या तो 0 मानते हैं हम या फिर प्लस में मानते हैं, माइनस में तो हम कहीं मानते ही नहीं है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में +3 से कैंसिल होने के बाद में -3 तो बच ही गया ना, तो -3 ये इतना, ये भी ज़्यादा ही ऋणावेश है। अब ये भी क्या कर रहा है, इस संकुल के स्थायित्व को कम कर रहा है, लेकिन फिर भी ये संकुल क्या होता है, स्थायी होता है। तो इसके लिए पोलिंग ने विद्युत उदासीनता के सिद्धांत की सहायता से क्या बताया कि संकुल यौगिकों में लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद तथा केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर से
वो ऋणावेश उदासीन होने के बाद वो ऋणावेश कौन सा है जो 6 लिगेंड या लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से जो ऋणावेश आता है केंद्रीय धातु परमाणु पर, केंद्रीय धातु परमाणु पर जो ऋणावेश आता है वो धातु की ऑक्सीडेशन नंबर से उदासीन होने के बाद बचा हुआ जो ऋणावेश है, बचा हुआ जो ये -3 है, वो अकेले इस आयरन पर केंद्रित ना होकर, अकेले इस आयरन के ऊपर ही केंद्रित ना होकर इस संकुल में उपस्थित सभी परमाणुओं पर समान रूप से फैल जाता है, जिससे इस संकुल के किसी भी परमाणु पर ऋणावेश का मान -1 से अधिक नहीं हो पाता है। अतः इन संकुल यौगिकों का स्थायित्व अत्यधिक होता है, क्योंकि ये जो -3 चार्ज है जो इस आयरन पे बचा है वो अकेले आयरन पे केंद्रित नहीं रहता। ऐसा पोलिंग ने अपने इस सिद्धांत में बताया था, विद्युत उदासीनता के सिद्धांत में, कि बचा हुआ ऋणावेश यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर से उदासीन होने के बाद बचा हुआ ऋणावेश अकेले केंद्रीय धातु परमाणु पर केंद्रित ना होकर इस संकुल में उपस्थित सभी परमाणुओं पर समान रूप से फैल जाता है। अतः इस संकुल के किसी भी परमाणु पर ऋणावेश का मान -1 से अधिक नहीं हो पाता है। अर्थात ये जो -3 है वो क्या हो गया, उदासीन हो गया, क्योंकि अकेले आयरन पे तो बचा नहीं, अभी H2O के ऊपर भी फैल गया। और किसी भी परमाणु पर, इस संकुल के किसी भी परमाणु पे चार्ज -1 से अधिक नहीं हो पाता है। इस कारण से ये संकुल यौगिक अत्यधिक स्थायी होते हैं। तो अस्थायी तो कब होता, जब ये पूरा पूरा -3 अकेले आयरन पे होता। लेकिन पोलिंग ने वीबीटी के द्वारा इन संकुल यौगिकों की व्याख्या करने के लिए क्या बता दिया कि जो अकेला -3 है ना वो अकेले केंद्रीय धातु परमाणु पे नहीं होता, ये संकुल में उपस्थित सभी परमाणुओं पर समान रूप से फैल जाता है, जिससे कि संकुल के किसी भी परमाणु पर ऋणावेश का मान -1 से अधिक नहीं हो पाता। इस कारण से संकुल यौगिक है वो स्थायी होते हैं। ऐसा बताया था पोलिंग ने इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी थ्योरी में। यह आपको एक एग्जाम्पल था आयरन H2O6 का, उसकी सहायता से समझाओगे। ये लिखना है आपको, एग्जाम्पल को आप अपने हिसाब से लिख देना कि 6 लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, -6 चार्ज आएगा, -6 में से +3 चार्ज है वो -6 में से इस संकुल में आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण से -6 में से -3 तो उदासीन हो जाता है, जबकि बचा हुआ जो -3 चार्ज है वो इस संकुल में अकेले आयरन परमाणु पर या अकेले आयरन आयन पर केंद्रित ना होकर इस संकुल में उपस्थित सभी परमाणुओं पर समान रूप से फैल जाता है, जिससे इस संकुल के किसी भी परमाणु के ऊपर जो ऋणावेश है उसका मान -1 से अधिक नहीं हो पाता है। इस कारण से आयरन H2O6+3 संकुल है वो अत्यधिक स्थायी होता है। केंद्रीय धातु परमाणु पे -3 चार्ज होते हुए भी यह अत्यधिक स्थायी होता है। इसके स्थायित्व का कारण इसकी सहायता से समझाएंगे हम इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी थ्योरी या विद्युत उदासीनता के सिद्धांत के द्वारा। वैसे हम यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये हमने एक कॉमन एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझाया है। ये रहेगा पोलिंग के अनुसार विद्युत उदासीनता के सिद्धांत के आधार पर संकुल यौगिकों का स्थायित्व। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को समझाने के लिए पोलिंग ने वीबीटी के अनुसार विद्युत उदासीनता के सिद्धांत के बाद में सेकंड सिद्धांत दिया है बैक बॉन्डिंग थ्योरी। इसी का जो दूसरा नाम है ये इस नाम से भी आ सकती है थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड के बनने का सिद्धांत। ठीक है, तो पोलिंग ने वीबीटी के अनुसार संकुल यौगिकों के स्थायित्व को समझाने के लिए जो सेकंड नियम या सेकंड सिद्धांत दिया है उसका नाम रहेगा बैक बॉन्डिंग थ्योरी। और बैक बॉन्डिंग थ्योरी इसको हिंदी में बोलते हैं पश्च बंधन का सिद्धांत, और इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड के बनने का सिद्धांत। इन दोनों नामों से ये
जो पोलिंग का सेकंड जो रूल है या सेकंड थ्योरी है वो जानी जाएगी, फर्स्ट बंधन का सिद्धांत, और सेकंड रहेगी पाई बॉन्ड बनने का सिद्धांत। बैक बॉन्ड जो होता है ना वो पाई बॉन्ड ही होते हैं। उसके बाद देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पोलिंग ने क्या बताएगा, दोनों नाम लिख लेना आप, बैक बॉन्डिंग थ्योरी यानी पश्च बंधन का सिद्धांत, और सेकंड रहेगा इसमें थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के बनने का सिद्धांत। इसके अंदर देखो आप क्या होता है, तो वही बात है कि जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर ऋणावेश आएगा। अब इस ऋणावेश को कम करने के दो उपाय थे, एक तो विद्युत उदासीनता के सिद्धांत में समझा दिया आपको कि ये ऋणावेश है वो इतना अधिक ऋणावेश है, कम कैसे होगा कि ये जो ऋणावेश है वो अकेले केंद्रीय धातु परमाणु पे नहीं रहकर इस संकुल के सभी परमाणुओं पर समान रूप से फैल जाता है, इस कारण से संकुल यौगिक है वो अधिक स्थायी होते हैं। ये तो बता दिया था पोलिंग ने विद्युत उदासीनता के सिद्धांत में। अब इस ऋणावेश को कम करने का एक उपाय और भी है, वो इसने बैक बॉन्डिंग थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के बनने का जो सिद्धांत है उसमें समझाया था कि केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो अधिक ऋणावेश होता है वो किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो इसको कम करने का दूसरा उपाय क्या रहेगा कि संकुल यौगिकों में मोस्टली लिगेंड्स, अधिकांशतः लिगेंड क्या करते हैं, जैसे हम एग्जांपल बात करते हैं यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड, कार्बोनिल लिगेंड है ना CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी बात करते हैं। ये जो कार्बोनिल लिगेंड है कोई इसी का कोई भी एक एग्जांपल देख लें हम, जैसे हमने देख लिया NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनिल, ये लिगेंड हो गया, सॉरी ये जो कॉम्प्लेक्स हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये निकल टेट्रा कार्बोनिल, इसमें निकल केंद्रीय धातु परमाणु है और कोबाल्ट है, सॉरी कार्बोनिल यहाँ पे क्या है लिगेंड है। उसके बाद देखिए निकल है वो यहाँ पे शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि निकल के अक्स मानेंगे प्लस में 4 इंटू में 0, कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है, इज इक्वल टू 0, तो अक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो निकल टेट्रा कार्बोनिल में जो निकल धातु परमाणु है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब क्या होगा वो देखें आप, और इसमें अपन संकरण वगैरह निकालेंगे ना तो sp3 संकरण आएगा, sp3 संकरण आएगा तो इसकी ज्योमेट्री है वो क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय ज्यामिति है वो रहेगी। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, निकल टेट्रा कार्बोनिल में ये निकल है, 4 कार्बोनिल लिगेंड जुड़े हुए हैं, 1 2 3 जोड़े, चौथे की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एक कार्बोनिल लिगेंड लेके समझा देंगे, चारों कार्बोनिल लिगेंड सेम उसी प्रकार से निकल से जुड़े हुए रहते हैं। अब ये देखो आप, ये कार्बोनिल लिगेंड है, ये इसने यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब कार्बोनिल लिगेंड का कार्बन परमाणु और डोनर एटम की तरह कार्य करता है, दोनों पे है लोन पेयर कार्बन ऑक्सीजन पे, लेकिन कार्बन की ईएन कम होने के कारण ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु निकल को दे देगा, तो यहाँ पे कार्बोनिल में कार्बन क्या रहेगा, डोनर एटम रहेगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, 4 जुड़े हुए ना, 1 2 3 और 4 जोड़ दिए। अब क्या होगा कि कार्बोनिल लिगेंड का जो कार्बन है वो निकल धातु को अपने इलेक्ट्रॉन देगा और उसके साथ में क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। आ गया समझ में। अब क्या हो गया, इनकी बात नहीं करें, केवल एक कार्बोनिल की बात करें, सारे सेम ही रहेंगे। तो कार्बोनिल लिगेंड ने जब इसको दे दिया तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया, लेने वाले पे माइनस चार्ज आ गया और देने वाले पे +1 चार्ज आ गया। अब निकल धातु क्या होती है, उसके पास भी क्या होते हैं, d ऑर्बिटल्स होते हैं, 3d8 है, निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा, आर्गन 3d8 4s2। अब निकल धातु के पास भी क्या है, रिक्त कक्षक है, जो साथ में भरे हुए कक्षक भी हैं इलेक्ट्रॉनों से। अब उन भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बोनिल लिगेंड के रिक्त विपरीत बंधी कक्षक है, उनके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है उसमें धातु इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने वाले पे +1, कार्बोनिल ले रहा है, लेने वाले पे -1, +1 -1 कैंसिल हो गया, इसका +1 -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऐसे ही चारों कार्बोनिल लिगेंड करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, एक सिग्मा बनाएंगे, एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब ये पाई बॉन्ड बनने के कारण से निकल धातु पे जो ऋणावेश आया था कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते समय, इस बॉन्ड
ये बॉन्ड बनते समय निकल धातु पे जितना ऋणावेश आया था वो ऋणावेश ये पाई बॉन्ड बनने से क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो निकल पे कोई चार्ज नहीं बचा, कोई ऋणावेश नहीं बचा, तो ये संकुल क्या हो गए, स्थायी हो गए। तो पोलिंग ने क्या किया कि संकुल यौगिक बनते समय लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते समय केंद्रीय धातु परमाणु पर जो ऋणावेश आता है उसको कम करने का दूसरा तरीका क्या है कि बैक बॉन्डिंग थ्योरी बता दे वहां पे कि वहां पे पाई बॉन्ड बनता है। अब ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो इस सिग्मा बॉन्ड के विपरीत दिशा में बन रहा है ना, अपोजिट में बन रहा है, तब इसका नाम रहेगा बैक बॉन्डिंग। ये पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड की विपरीत दिशा में बन रहा है ना, ये इस दिशा में बन रहा है और ये इस दिशा में बन रहा है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड को तो बोलेंगे बैक बॉन्ड, और पाई बॉन्ड के बनने को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो इस प्रकार से बैक बॉन्डिंग के कारण संकुल यौगिकों का स्थायित्व बढ़ जाएगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होने से केंद्रीय धातु परमाणु पे जो ऋणावेश आता है सिग्मा बॉन्ड बनने से वो उदासीन हो जाएगा, और वो जब उदासीन ही हो जाएगा तो संकुल यौगिकों का स्थायित्व बढ़ जाएगा। अब इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार समझाते हैं। इसमें लिखा क्या जाता है कि पाई बॉन्डिंग थ्योरी या फिर पश्च बंधन के सिद्धांत के अनुसार, ये कार्बोनिल लिगेंड हम इस साइड में कर देंगे 3, ठीक है, केवल एक को लेके समझाते हैं कि पश्च बंधन के सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिक बनते समय केंद्रीय धातु परमाणु पर जो ऋणावेश आता है उसको कम करने के लिए निम्न प्रकार से बैक बॉन्डिंग को समझा सकते हैं। इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे हम कि केंद्रीय धातु परमाणु पर, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु पर रिक्त कक्षकों के साथ साथ भरे हुए कक्षक भी उपस्थित होते हैं। यहाँ पे हम मान लीजिए निकल धातु की बात कर रहे हैं, कोई भी धातु हो सकती है, तो ये तो क्या है, रिक्त कक्षक है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें रिक्त कक्षकों के साथ साथ भरे हुए कक्षक भी होंगे। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए कक्षक हैं। और जो कार्बोनिल लिगेंड होता है उसके पास भरे हुए कक्षकों के साथ साथ में रिक्त कक्षक भी होते हैं। जब हम एमओटी पढ़े थे ना बीएससी फर्स्ट ईयर में, उसमें हेटेरोन्यूक्लियर कंपाउंड्स में दो की हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होते हैं ना, वे मॉलिक्यूल या वे अणु जो दो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हेटेरोन्यूक्लियर या विषम परमाणविक अणु बोला था हमने। उसमें एग्जाम्पल करवाया था आपको सीओ का, एक साइड सीएन का करवाया था। तो जब हमने सीओ की एमओटी बनाई थी उसके अंदर हमने देखा था जो ऊपर वाले कक्षक है ना पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, वो क्या थे, वेकेंट थे, खाली थे, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पाई स्टार 2py। स्टार लग गया ना, स्टार का मतलब क्या है, विपरीत बंधी कक्षक है, तो ये क्या है, रिक्त है, तो ये क्या होंगे, रिक्त विपरीत बंधी कक्षक। तो इसमें लिखा जाएगा धातु के अंदर, तो ये लिखेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षकों के साथ साथ भरे हुए कक्षक होते हैं तथा कार्बोनिल लिगेंड के पास भरे हुए कक्षक के साथ साथ रिक्त विपरीत बंधी कक्षक भी उपस्थित होते हैं। इतना लिखने के बाद क्या आएगा कि प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल लिगेंड के भरे हुए कक्षकों से केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में आते हैं जिससे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। ये बॉन्ड बनने के फलस्वरूप या इस बॉन्ड के बनने से कार्बोनिल लिगेंड पे +1 चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और धातु परमाणु के ऊपर -1 चार्ज है वो आ जाता है। उसके बाद धातु क्या करेगी इस ऋणावेश को उदासीन करने के लिए कि उसके बाद धातु के भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन लिगेंड कार्बोनिल लिगेंड के रिक्त विपरीत बंधी कक्षकों में जाते हैं जिससे सिग्मा बॉन्ड की विपरीत दिशा में पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। अब ये जो पाई बॉन्ड बन रहे ना, दो नहीं है, एक ही है पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड दो जगह पे बनता है, ठीक है, लेकिन ये काउंट कितना किया जाएगा, एक ही पाई बॉन्ड माना जाएगा। हो गया। अब ये पाई बॉन्ड बनने से निकल का ऋणावेश और कार्बोनिल लिगेंड का धनावेश उदासीन हो जाएगा।
और ये पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड की अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, इस कारण से इसको बैक बॉन्ड बोलेंगे। और पाई बॉन्ड के बनने को हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड के बनने का सिद्धांत भी यही रहेगा। ये हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया। इसको हम बोलेंगे वेकेंट कार्बोनिल लिगेंड का रिक्त कक्षक है ना, और रिक्त में भी कौन सा है, ये एंटी बॉन्डिंग है, तो इसको हम बोलेंगे रिक्त विपरीत बंधी कक्षक, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑन सी। कार्बोनिल लिगेंड पर या फिर कार्बोनिल पर रिक्त विपरीत बंधी कक्षक, ये रहेगा आपका फील्ड ऑर्बिटल, भरा हुआ कक्षक है ये कार्बोनिल लिगेंड का। इसके लिए हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, फील्ड ऑर्बिटल ऑन मेटल, और इसके लिए हम क्या बोल देंगे, वेकेंट ऑर्बिटल ऑन मेटल। ये इसके नीचे लिख देना आपकी मोलिकुलर डायग्राम ऑफ NiCO4। किस प्रकार से, अब एक कार्बोनिल का बता दिया ना कि ऐसे सिग्मा पाई बॉन्ड बनेंगे, वैसे ही ये तीनों कार्बोनिल भी बनाएंगे, हमने केवल एक की सहायता से इसको समझा दिया। उसके बाद में आएगा कि जो मेटल और लिगेंड बनते हैं, पश्च बंधन का सिद्धांत है, या ये जो थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड है, इससे हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, इसके नीचे बनाना कि लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनेगा लिगेंड से इलेक्ट्रॉन धातु की तरफ जाएंगे तब, और पाई बॉन्ड बनेगा जब धातु से इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड की तरफ जाएंगे तब। अतः पश्च बंधन के सिद्धांत के अनुसार धातु परमाणु का जो ऋणावेश है वो उदासीन हो जाने के कारण से संकुल यौगिक है वो अत्यधिक स्थायी होते हैं। ये थे दो रूल जो पोलिंग ने वीबीटी के अनुसार संकुल यौगिकों के स्थायित्व को समझाने के लिए दिए थे। ठीक है, उसके बाद हम कल का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ये रहेगा मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ NiCO4। NiCO4 का निकल टेट्रा कार्बोनिल का आणविक कक्षक चित्र ये रहेगा। ठीक है, ये बनाने के बाद में आप ये देखना कि संकुल यौगिकों को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। दो बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा और ऊपर वाला पाई। एरो में जहाँ पे मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो सिग्मा, और लिगेंड की तरफ जा रहे हैं वो रहेगा आपका पाई बॉन्ड। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।